स्वाध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, पहला पॉइंट आता है कार्तीय पद्धति। वह पद्धति है जो तल में किसी बिंदु को स्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कार्तीय पद्धति कहलाती है। सपोज दैट मेरा बिंदु है 2-3, इसे मैं किसी तल पर प्रदर्शित करूंगा तो वो तल का नाम क्या है, कार्तीय पद्धति के अंतर्गत आता है। कार्तीय तल कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, कार्तीय तल। तो अब देखिए कार्तीय तल है, मैंने खींचा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचा, इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये दोनों खींचा मैंने कार्तीय तल पर। अब जैसे मैंने खींचा बिंदु ओ पे, ये दोनों एक्सिस प्रतिच्छेद करके जाए से बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं इसे, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0, 0। तो ये जो काट की जाती है चार भागों में बांट देती हैं। तो चार भागों में बांटने का मतलब है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये एंटी क्लॉक वाइज चलता है। एंटी क्लॉक वाइज यानी कि इस तरह से विपरीत, यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह घुमाते हुए चलेंगे, एंटी, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं और आगे ध्यान से देखिएगा। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, क्या साइन होता है, प्लस प्लस के आते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस और प्लस माइनस होते हैं। अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि प्लस प्लस माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, ये हमारे जो है भुज और कोटि के निर्देशांक को दर्शाते हैं, भुज और कोटि के चिन्ह को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसे मान लीजिएगा ये 2, 3 है, तो इसमें पहला वाला क्या है, भुज है, एक्स एक्सिस, और दूसरा वाला कोटि वाई एक्सिस कहलाता है। तो भुज और कोटि, भुज पहले लिखा जाता है हमेशा, कोटि बाद में, तो उसके साइन को, चिन्ह को दर्शाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे आपका। और आगे हम बात करें थोड़ा सा, तो इसमें एक्स एक्सिस का धनात्मक भाग कौन सा होता है, ओ एक्स। ओ से लेकर एक्स तक जो एक्स अक्ष दिख रहा है आपको, रेखा दिख रहा है, उस पर सारे पॉजिटिव के जो नंबर होते हैं यानी कि धनात्मक भाग होता है। अगर ओ से एक्स डैश की बात करें विपरीत दिशा में तो हमेशा ऋणात्मक चलेगा। अगर वाई एक्स की बात करें तो ओ से लेकर वाई यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में हमेशा प्लस का नंबर चलेगा। ओ से वाई डैश की बात करें इसमें हमेशा नेगेटिव नंबर चलेगा, -1, 1, 2, 3 इस तरह से नेगेटिव साइन चलेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओ से लेकर वाई डैश, अगर वाई एक्स की बात करें तो ओ से लेकर वाई डैश हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ढक लिया जाए तो अगर वाई एक्स की बात करा जाए यानी कि वाई एक्स का मतलब है वाई के चिन्ह की बात करें, वो हमेशा ऋणात्मक दिखेगा आपको दोनों चतुर्थांश में। क्लियर है। अगर इसी को अगर यूँ ढक लिया जाए तो वाई एक्स का अगर कहेगा धनात्मक भाग बताइए तो ओ से लेकर वाई डैश धनात्मक भाग होता है यानी कि पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पे देखिए अब वाई का दोनों ही चिन्ह क्या हमारा प्लस का है। क्लियर, ये धनात्मक भाग हो गया वाई एक्स के लिए। उसी तरह से अगर एक्स एक्स की बात करें धनात्मक भाग, तो एक्स एक्स का धनात्मक भाग है ओ एक्स। तो इन दोनों ही चतुर्थांश में देखिए जहाँ भी एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट लिखा गया होगा दोनों ही प्लस का है। अगर इसके विपरीत अगर बात करा जाए, इसके अपोजिट में अगर बात करा जाए तो इसमें भी देखिए एक्स एक्स का जो ऋणात्मक भाग है तो दोनों तरफ एक्स का क्या है, साइन माइनस का है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि धनात्मक भाग एक्स एक्स का इस साइड होता है, एक्स एक्स का, और एक्स एक्स का ऋणात्मक भाग इस साइड, और वाई एक्स का धनात्मक भाग ऊपर और वाई एक्स का ऋणात्मक भाग नीचे होता है। तो क्लियर है। भुज और कोटि भी आपको बता दिया, पहला हमेशा भुज होता है, दूसरा कोटि के चिन्ह होते हैं। तो क्लियर है। इन्हीं चीज़ों को मैंने जो है यहाँ पर लिख करके विस्तृत रूप में समझाया है। एक्स एक्सिस में एक्स और डैश को एक्स एक्स कहते हैं और धनात्मक भाग ओ एक्स होता है, ऋणात्मक भाग ओ एक्स डैश होता है। तो क्लियर हो गया होगा। वाई एक्स का वाई एक्स भी वाई ओ वाई डैश एक्स वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्स का धनात्मक भाग ओ वाई और ओ वाई डैश होता है। तो ये सब मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। अब चतुर्थांश की बात करें, चतुर्थांश में जैसे कि मैंने आपको बताया था एंटी क्लोज वाइज होता है। चतुर्थांश जब चार भागों में इन्हें जब डिवाइड कर देते हैं तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ नाम दे दिया जाता है। तो क्लियर है। तो इसी चीज़ों को यहाँ पे लिख करके समझा दिया गया है। तो चार भागों में विभाजित करता है, चार भागों चतुर्थांश कहते हैं। ओ एक्स के भाग एंटी क्लोज वाइज काउंट करेंगे तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। अब कुछ अगला पॉइंट है, कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्देशांक। मान लो कार्तीय तल पे आपने बिंदु नोट कर दिया तो उसके निर्देशांक किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो मैं मान ली एक्स एक्स के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज, मैंने बता दिया था, और वाई एक्स के निर्देशांक को क्या कहते हैं, कोटि। अब इन दोनों को मैं रिप्रेजेंट करके यहाँ दिखाना चाहूँगा। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास कोई बिंदु है पी एक्स वाई, तो ये जो एक्स है ना, ये जो शुरुआत में लिखा है इसे बोलते हैं भुज और इसे बोलते हैं कोटि। इसे क्या बोलते हैं, भुज, और इसे बोलते हैं हमेशा कोटि। तो ये दो मिलकर बना होता है हमारा कोई भी बिंदु का निर्देशांक। क्लियर है। तो हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि भी किसी बिंदु पे निर्देशांक निरूपित करने पर जो है ना
वाले बिंदु को भुज को सदैव क्रमिक युग में पहले स्थान पर लिखते हैं, कोटि को बाद दूसरे स्थान पर, यानी भुज को पहले स्थान पर, कोटि दूसरे स्थान पर, कभी भी उल्टा नहीं लिखा जाना है, ठीक है। तो ये राइट डायरेक्शन है। अब आते हैं महत्वपूर्ण सूत्र की बात करें। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। यदि बिंदु P और Q, मान लीजिए कोई रेखा है, उसका P और Q बिंदु दे रखा है, अंतः बिंदु P और Q है, उसके निर्देशांक मान लीजिए बिंदु P के निर्देशांक है x1 y1 और ये Q का निर्देशांक x2 y2 है, तो उनके बीच की दूरी निकालना हो तो बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है, बीच की दूरी d भी बोलते हैं, डिस्टेंस भी बोलते हैं, ये PQ लिख दीजिए आप, बात एक ही है। तो PQ इक्वल टू होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र होता है, ठीक है। इसे चाहे इस तरह से कर लीजिए लर्न, या इस तरह से कर लीजिए, इस तरह से भी लिखेंगे, दोनों तरह से वैल्यू सेम आएगा। क्लियर है। अब पॉइंट्स 2 में ध्यान रखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव धनात्मक होती है। अगर मान लीजिएगा इसका आंसर जो भी आए कभी भी ऋणात्मक में भी आ जाए तो आपको धनात्मक में दिखाना है, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक में ली जाती है। अगर प्लस माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है, उसका दिशा दिखाता है, ठीक है, विपरीत दिशा में है या सीधे दिशा में है, ठीक है। अब आगे आते हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव का दिखाना है हमेशा आंसर। यदि बिंदु मान लीजिए P है, x y है, वो जो है एक बिंदु और एक है O यानी कि मूल बिंदु, तो एक बिंदु दे रखा है, एक मूल बिंदु दे रखा है, उनके बीच की अगर दूरी निकलवाए कभी भी तो सूत्र में, ऊपर वाले सूत्र में आप रखेंगे वैल्यू तो यही आएगा, यानी कि 0 का कुछ वैल्यू होता है तो √x² प्लस y², डायरेक्ट ही यही आएगा, ठीक है ना। कोई बिंदु उसका वर्ग कर देना, यहाँ पे मान लो 1 2 है तो 1 का वर्ग 2 का वर्ग, इस तरह से करेंगे सॉल्व। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि मान लीजिएगा एक बिंदु है P, उसके निर्देशांक दे रखा है, Q के भी निर्देशांक दे रखा है, उसे मिलाने वाली रेखा को जो है मान लीजिए R है बिंदु, उसे फाइंड आउट करना है, उसे M1 और M2 अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः में संदर्भ की ओर विभाजित करता है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, तो इसे आपको मैं समझा रहा हूँ। तो अंतः बिंदु को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आप मान लीजिएगा जैसे ये रेखा है P और Q, इसका निर्देशांक दे रखा है, ये M1 रेशो में विभाजित कर रहा है, ये M2 रेशो में विभाजित कर रहा है, तो उसके बीच में जो हमारा एक बिंदु है, उसका बिंदु कहीं भी हो सकता है, तो उसका हमें निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए ये रहा सूत्र है आपके पास M1 x2 प्लस M2 x1, यानी कि ये जो M1 M2 ये अनुपात होता है, ठीक है ना, और ये हमारे निर्देशांक, तो उन्हें याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, ये हो गया हमारा भुज के लिए, और y है कोटि के लिए ये रहा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये होता है हमारा कोटि, तो x के लिए y के लिए। क्लियर। इसी प्रकार से ये हो गया अंतः विभाजन, आपने पढ़ लिया, अंतः विभाजन में हमेशा प्लस होता है दोनों साइड, और बाह्य विभाजन में माइनस होता है, तो बाह्य विभाजन भी सेम ही है, बस बाह्य विभाजन में ये ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं, ए और बी हमारा रेखा है, इसे M और N अनुपात में विभाजित करा है, तो वह बिंदु यानी कि जो हमारा जो है R के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो R के निर्देशांक फाइंड आउट करने के लिए R इक्वल टू XY M1 x2 माइनस M2 x1 बटे M1 माइनस M2, ये हो गया हमारा भुज के लिए, ये हो गया हमारा YX के लिए, कोटि के लिए, M1 y2 माइनस M2 y1 बटे M1 माइनस M2, तो ये हो गया हमारा कोटि के लिए। तो क्लियर है, तो ये हो गया हमारा अंतः बाह्य विभाजन करने का फार्मूलाज। अब बात करते हैं हम 6 में, अगर मान लीजिए दो बिंदु हमारा रेखा है A और B, उसके निर्देशांक आपको दे दिए गए हैं, तो उसका मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु निकालना है, तो उसे कैसे निकालेंगे, तो मध्य बिंदु निकालने का फार्मूलाज होता है हमारे पास, उसमें होता है क्या x1 x2 यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, यानी कि ये भुज होता है, ये कोटि, यानी कि x के लिए x1 प्लस x2 बटे 2, yx के लिए y1 प्लस y2 बटे 2, तो इस तरह से हम बिंदु के जो है निर्देशांक हम निकाल सकते हैं इन दोनों की हेल्प से। तो इसे आप ध्यान से लर्न कर लीजिएगा, ध्यान से रखिएगा। अब अगला पॉइंट आता है 7, 3 या 3 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित होते हैं उसे संरेख कहलाते हैं। अगर मान लीजिए कोई रेखा है ए और बी, उस पर 3 से अधिक या 2 से अधिक या 3 से अधिक और एक ही रेखा पर जितने बिंदु स्थित हों सारे संरेख बिंदु कहलाते हैं। अब आता है अगला पॉइंट, 3 बिंदु संरेख होते हैं। संरेख में से एक ही रेखा पर स्थित होना। अब संरेख बिंदु है तो उसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ करने का भी तरीका है। मान लीजिए ए बी सी ये हमारा तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, तो हमें ए और बी और सी का मान लो कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, आपको निर्देशांक इसका दे देंगे वो, तो फिर आप कैसे सिद्ध करोगे समरेख है, तो इस वाले कंडीशन का पालन करना चाहिए। ए बी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी हो जाना चाहिए। ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ए सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, उन दोनों का योग जो है बी सी के बीच की दूरी के बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार ये 1 2 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन में से कोई सा भी कंडीशन जो है लागू हो जाए, कंप्लीट पालन कर ले, तो समझ लीजिएगा वो तीनों बिंदु संरेख हैं। अब अगला पॉइंट आता है 9।
मान लीजिए ए है x1 y1, बी है सी है, ये 3 बिंदु के निर्देशांक दे दिए जाएंगे यहाँ पे x1 x2 के रूप में। वहाँ पे आपको संख्या दी जाएंगी, माइनस का 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो उस त्रिभुज का ABC का जो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। तो इस तरह से होता है। ये देख लीजिएगा चित्र में, डायग्राम में ABCS के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला ये रहा आपके सामने। इसे याद करना बहुत ही आसान है। 1/2 x1 + x2 + x3 लिख लीजिएगा पहले, फिर अंदर याद कर लेते हैं 23 31 12। 23 31 12 कोड नंबर से भी याद करा जा सकता है। y2 - y3 y3 - y1 y1 - y2, और इसका आंसर हमेशा वर्ग इकाई में आएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको याद करने का एक आसान तरीका 23 31 12 और x1 x2 x3। अगला देखिएगा 10 पॉइंट। 3 बिंदु संरेख कहलाती हैं यदि उनकी तीनों बिंदुओं का त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो। अब अगर मान लें 3 बिंदु है, आपने संरेख एक वहाँ पढ़ा था पीछे सूत्र, अभी दूसरा तरीका ये है। अगर आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए, उसका उसमें वैल्यू रख देते हैं, तो उसका अगर आंसर 0 आ जाता है ना सोल्व करके, तो समझ लीजिएगा वो संरेख है। और ये वही है त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही फार्मूला है, बस 1/2 इधर जाके 0 हो गया है। तो इसका हमें इसमें वैल्यू रख देना है सारे कोऑर्डिनेट्स का, और ये उसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तीनों बिंदु समरेख हो जाएगा। क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिएगा। मान लो कि त्रिभुज का 3 निर्देशांक दे दिया जाए आपके पास, और उसका कहा जाए आपसे x1 x2 y2 x2 यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 यानी कि ABC हमारे पास जो त्रिभुज के शीर्ष हैं, और इसका हमें जो केंद्रक निकालना है यानी G फाइंड आउट करना है। तो उसे निकालना बहुत ही आसान है। G के निर्देशांक xy निकालना हो तो उसे निकालने का बहुत तरीका है। भुज के लिए x1 x2 x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो इस तरह से x1 + x2 + x3/3 कर देना है तो हमारा भुज आ जाएगा, और y1 + y2 + y3/3 कर देंगे, हमारा कोटि आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो त्रिभुज के केंद्रक निकाल सकते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से जो प्रत्येक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है ना। इससे आगे का आपको जो बहुत सारे वीडियोस प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। ओके।